गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ेंगे काव्य खंड का जो हमारा चौथा लेसन है, कैमरे में बंद अपाहिज। इसके रचनाकार का नाम है रघुवीर सहाय। सो हम लोग पाठ का अध्ययन करने से पूर्व हम लोग संक्षिप्त रूप से इनका जीवन परिचय जो है वह पढ़ते हैं। जन्म रघुवीर सहाय, पेज नंबर 21 है। रघुवीर सहाय, इनका जन्म सन 1929 लखनऊ उत्तर प्रदेश में हुआ था। जन्म 1929 लखनऊ उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में इनका जो है जन्म हुआ था। इनकी मृत्यु जो है, निधन कब हुआ था? इनका निधन सन 1990 दिल्ली में। इनका जो निधन है 1990 दिल्ली में हुआ था। यह पेशे से एक बहुत ही प्रसिद्ध पत्रकार के रूप में जाने जाते थे। पत्रकार थे, बहुत ही प्रसिद्ध पत्रकार थे। तो यह साहित्यकार के रूप में पत्रकार तो थे ही, पत्रकार के साथ साथ इन्होंने बहुत सी जो है साहित्यिक रचनाएं भी लिखी है। हमें जो है एक अच्छा जो समुन्नत साहित्य भी दिया है। इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं, अज्ञेय द्वारा संपादित, हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय की बात हो रही है। इनकी जो रचनाएं हैं, अज्ञेय द्वारा संपादित दूसरा सप्तक, जो तार सप्तक है, दूसरा सप्तक 1951 में, आरंभिक कविताएं, महत्वपूर्ण काव्य संकलन, सीढ़ियों पर धूप में आत्महत्या के विरुद्ध, सीढ़ियों पर धूप में आत्महत्या के विरुद्ध, हंसो हंसो जल्दी हंसो, पत्रकारिता, ऑल इंडिया रेडियो के हिंदी समाचार विभाग से संबद्ध रहे हैं। जो ऊपर का हमने आपको बताया कि सीढ़ियों पर धूप में, आत्महत्या के विरुद्ध, हंसो हंसो जल्दी हंसो, ये सभी इनकी काव्यगत रचनाएं हैं। पत्रकारिता में इनका अहम रोल था, ये पेशे से पत्रकार थे। सो पत्रकारिता में इनका विशेष जो है योगदान रहा है। ऑल इंडिया रेडियो, आप सुनते होंगे रेडियो, सो ऑल इंडिया रेडियो के हिंदी समाचार विभाग, जो आप रेडियो पे समाचार सुनते हैं, तो उस विभाग के से इनका जो है संबंध रहा है। फिर हैदराबाद से निकलने वाली पत्रिका कल्पना, याद करिएगा इनकी पत्रिका कल्पना, इनकी जो पत्रिका है कल्पना, और उसके बाद दैनिक नव भारत टाइम्स, आप न्यूज़पेपर का नाम सुने हैं, नव भारत टाइम्स के बाद दैनिक नव भारत टाइम्स तथा दिनमान से संबद्ध रहे। सो इनका संबंध जो है कल्पना, हैदराबाद से निकलने वाली पत्रिका कल्पना से रहा है, नव भारत टाइम्स से भी इनका संबंध रहा है, और दिनमान नामक जो अति प्रसिद्ध पत्रिका है, पर इस पत्रिका से भी इनका सरोकार रहा है। यह अज्ञेय जी के दूसरे तार सप्तक से भी जुड़े हुए सन 1951 में। इनका निधन 1990 दिल्ली में हो गया था। इनकी जो बात है, महत्वपूर्ण बात जो इनके विषय में कथन जो लिखा गया है, कुछ होगा अगर मैं बोलूँगा, कुछ होगा अगर मैं बोलूँगा, न टूटे तिलस्म सत्ता का, मेरे अंदर का एक कायर जो है वह टूटेगा। कहते हैं कि मेरी लेखनी से कुछ हो या ना हो, मैं कुछ जब बोलूँगा तो कुछ हो ना हो, कुछ ना कुछ तो पहले बदलेगा। बदलाव तो निश्चित रूप से होगा, मेरे बोलने से, मेरे लिखने से कुछ ना कुछ तो बदलेगा। जो यह एक आडंबर छाया हुआ है, जो ये खोखलापन है, यह जो दिखावा, जो कवर है, यह सब कवर कहीं ना कहीं से उससे उतरेगा। अगर कुछ भी ना हो, ये सब सत्ता परिवर्तन ना हो, कोई किसी प्रकार का कोई विशेष परिवर्तन ना हो, फिर भी जब हम बोलेंगे तो हमारे अंदर का जो डर है वो डर समाप्त
होगा। हमारे अंदर का जो हमारा जो आत्मविश्वास घट रहा है वो हमारा आत्मविश्वास जो है वह प्रबल होगा। तो यह कब होगा? जब हम कुछ बोलेंगे, जब हम कुछ लिखेंगे, जब हम अपने अधिकारों के प्रति अवेयर होंगे, सचेत होंगे, तभी कुछ हो सकता है। तभी यह तिलस्म यानी जादुई जो चीज़ें बनी हुई हैं, जो दिखावा बना हुआ है, आडंबर बना, जो खोखलापन हुआ रिश्ते में, जो इस प्रकार की खटास मिठास है, ये सब जो है चीज़ें तभी टूटेंगी जब हम बोलेंगे, जब हम कुछ लिखेंगे। अगर कुछ हो ना हो, सत्ता परिवर्तन हो ना हो, कोई विशेष बात हो ना हो, लेकिन हमारे अंदर जो है एक आत्मविश्वास का भाव जो है वह बढ़ेगा। रघुवीर सहाय समकालीन हिंदी कविता के संवेदनशील नागर चेहरा है। जो हिंदी के समकालीन कवियों में इनका विशेष योगदान है। ये नागर यानी चतुर कवि के रूप में जाने जाते हैं। ये पत्रकार रहे हैं, तो पत्रकार इनका जो है, इनकी पत्रिका, इनकी जो समाचार पत्र जो है जन लोगों से, तो इनको जो है इनका जो नॉलेज जो है, ज्ञान है, इनका ज्ञान काफ़ी समुन्नत रहा है। सड़क, चौराहा, दफ्तर, अखबार, संसद, बस, रेल और बाजार की बेलोश भाषा में इन्होंने कविताएं लिखी हैं। मतलब कोई ऐसा दृश्य नहीं, कोई ऐसा घटना नहीं, कोई ऐसी स्थिति नहीं जिस स्थिति से ये रूबरू ना हो। पत्रकार जो है वो हर चीज़ से, हर भाषा से, हर व्यक्तित्व से जो है वो परिचित होता है, तो इनकी रचनाओं में ये देखने को मिलता है। घर मोहल्ले के चरित्रों पर कविता लिखकर इन्हें हमारी चेतना का स्थायी नागरिक बनाया। जो इनकी कविताएं हैं वो कविता किसी विशेष परिस्थिति की बात नहीं, वे सारी घटनाएं एक सामान्य सी घटनाओं को लेकर के होती है, जो वे घटनाएं सामान्य रूप से हमारे घरों में, हमारे परिवारों में, हमारे मोहल्लों में वह देखने को मिल जाती है। तो जब हम उनकी कविताएं पढ़ते हैं या सुनते हैं तो हमारे दिल में एक अमिट छाप जो है वो छोड़ती हैं। तो हमें सुन करके अच्छा लगता है, कहीं ना कहीं हमें जो है एक तरह का जो है वो मेमोरी जो होती है और ज़्यादा स्थायी हो जाती है। हत्या, लूटपाट, आगजनी, राजनीतिक भ्रष्टाचार और छल छद्म इनकी कविताओं से उतरकर खोजी पत्रकारिता की सनसनी रपटे नहीं रह जाती, आत्म अन्वेषण का माध्यम बन जाती हैं। जैसे हम देखते हैं कि आए दिन न्यूज़पेपर में भ्रष्टाचार की खबर मिलती है, राजनीति से संबंधित खबरें मिलती हैं, आग लगने की खबरें मिलती हैं, किसी का शोषण, किसी को मार दे, ऐसी हज़ारों खबरें मिलती हैं और हम खबरों को पढ़ते हैं, सुनते हैं और उसको वहीं पर छोड़ देते हैं। तो कहते हैं कि यह इनकी जो कविता होती है, इनकी कविता मात्र उनको जानने तक नहीं, उन दृश्यों को केवल पढ़ने मात्र तक नहीं, उसमें अन्वेषण करना, खोज करना, तर्क करना, विचार करना, यह हमें सिखाती है कि यह ऐसी परिदृश्य क्यों आया, आखिर ऐसा क्या वजह था, कौन सी विषम परिस्थिति थी कि व्यक्ति को यह कार्य, यह कांड इस स्तर तक गुजरना पड़ा, यह परिवर्तन लाना पड़ा। तो इन केवल खोजी पत्रकारिता का ही कार्य नहीं रह जाता, ये केवल रपट मात्र नहीं कि आगजनी हुई, एक जगह आग लगे, इसको रिपोर्ट दर्ज हो गया, पेपर में इश्तहार पेपर में आ गया, बस कहानी खत्म। इन्होंने कविता लिख करके उसमें सुधार की जो गुंजाइश होती है, समाधान की जो गुंजाइश होती है, उसकी ओर हमारा ध्यान आकर्षित करने का प्रयास किया है। यह ठीक है कि पेशे से वे पत्रकार थे, लेकिन वे सिर्फ पत्रकार ही नहीं थे, सिद्ध कथाकार और कवि भी थे। मतलब पत्रकार तो इनका पेशा था, इनका मुख्य पेशा क्या था, ये एक प्रसिद्ध जर्नलिस्ट थे, पत्रकार थे, लेकिन पत्रकार के साथ साथ साहित्य में इनकी रुचि थी। साहित्य में अभिरुचि होने के कारण ये कविता भी लिखते थे, यह जो है कहानियाँ भी लिखते थे, इनकी कहानियाँ बहुत ही प्रसिद्ध हुई हैं। कविता का इन्होंने कहानीपन और एक नाटकीय वैभव दिया है। कहानियों में, कविताओं में, यद्यपि कविता है लेकिन कविता में भी एक नाटकीयपन विद्यमान है। एक जो है कथानक जो है, एक कथा जो है, उसमें भी, कविता में भी कथानक जो है विद्यमान होता है। एक स्टोरी, आप हर कविता पढ़ते हैं कोई ना कोई एक स्टोरी क्रिएट होती है। सो उसको किस प्रकार रिप्रेजेंट करना है, किस प्रकार प्रस्तुत करना है, यह शैली पत्रकार होने के बाद भी इन्हें पता थी। मतलब कि पत्रकार जो होता है, पत्रकार का जो फील्ड होता है वो अलग होता है, वो दूसरी दिशा से सोचता है, दूसरी तरह से कार्य करता है, लेकिन ये पत्रकार होने के साथ साथ एक योग्य, एक प्रतिष्ठित लेखक भी थे। जातीय वैयक्तिक स्मृतियों इनके यहाँ नहीं के बराबर थी, इसलिए इनके दोनों पांव वर्तमान में ही गड़े थे। बावजूद इनके मार्मिक उजास और व्यंग्यभुजी खुरदरी मुस्कान इनकी कविता में पटी थी। छंदानुशासन के लिहाज से वे अनुपम हैं। वे ज़्यादातर बातचीत को सहज शैली में
ही उन्होंने लिखा और बखूबी लिखा। कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि इनके जो पूर्वज या इनका जो व्यक्तित्व है कोई विशेष बात इनके साथ थी, सामान्य रूप से वह पत्रकार के होने के साथ साथ वह कविता लेखन में, कथा लेखन में वह माहिर थे। वह जो देखते थे उसको अपने शब्दों में व्यक्त करने का जो था वह प्रयास करते थे। बतौर पत्रकार कवि घटनाओं में निहित विडंबनाओं, त्रासदी को भी उन्होंने रघुवीर सहाय की कविताओं की दूसरी विशेषता है छोटा या लघु महत्ता को स्वीकार, महज बड़े कहे जाने वाले विषयों या समस्याओं पर ही दृष्टि नहीं डालते, बल्कि जिनको समाज हाशिए पर रखा जाता है उनके अनुभवों को भी अपनी रचनाओं में विषय बनाते हैं। रघुवीर जी भारतीय समाज में ताकतवरों की बढ़ती हैसियत और सत्ता के खिलाफ भी साहित्य पत्रकारिता को पाठक का ध्यान खींचा है। रामदास नाम की उनकी कविता आधुनिक हिंदी की एक महत्वपूर्ण रचना के रूप में मानी जाती है। कहते हैं कि ये इनकी जो रचना है, इनकी रचना में छंदानुशासन में मिलता है, छंदों का उचित प्रयोग मिलता है, लेकिन जो इनकी जो विशेष कविताएं हैं, इनके अक्सर कविताओं में देखने को मिलता है कि वह सरल सहज भावानुकूल रूप से वह कविता लेखन का कार्य जो है वह करते हैं। ऐसा नहीं कि इन्हें छंदानुशासन का ज्ञान नहीं है या ऐसा करते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो कविताएं हैं इनकी सरल सहज भाषा में है। और इनकी सबसे प्रमुख विशेषता यह है कि यह कोई सामान्य सा भी विषय हो, उस सामान्य से विषय को भी विशेष बनाते हैं। ऐसा नहीं कि वो विशेष विषय को ही चयन करके उस पर कविता लिखते हैं, जैसे समाज में उनकी ख्याति है, वह सामान्य विषय को भी विशेष बनाते हैं। यह उनकी जो लेखन की सबसे बड़ी विशेषता है। अब आ जाइए थोड़ा सा हम संक्षिप्त रूप से इसमें पढ़ते हैं इस कविता में क्या बताया गया है। कविता का नाम है कैमरे में बंद अपाहिज। आप जानते हैं कि जो पत्रकार होते हैं वो किस प्रकार लेखन कार्य करते हैं। आप कहानियाँ, पत्रिका ये सब पढ़ते होंगे तो आपको पता होगा। अत्यंत साधारण अनायासी प्रतीत होने वाली शैली में समाज की दारुण विडंबनाओं को पकड़ने की जो कला रघुवीर सहाय की कविताओं में मिलती है, उसका प्रतिनिधि उदाहरण है यहाँ प्रस्तुत कविता कैमरे में बंद अपाहिज, जो लोग भूल गए संग्रह से ली गई है। यह कविता जो है यह ली गई है लोग भूल गए यह कविता संग्रह है रघुवीर सहाय की। इससे जो है यह कविता ली गई है। समाज में जो विडंबनाएं हैं, समाज में जो दारुण स्थिति है, उस दारुण स्थिति को की प्रतिनिधि कविता के रूप में कैमरे में बंद अपाहिज कविता के रूप में जाना जा सकता है। इसमें बताया है कि समाज में कितना जो है पत्रकारिता में किस प्रकार, किस हद तक लोग अपनी लोकप्रियता बढ़ाने के लिए किस हद तक गुजर जाते हैं, इसको जो है इस पर व्यंग जो है किया गया है। शारीरिक चुनौती को झेलते व्यक्ति से टेलीविज़न कैमरे के सामने किस तरह से सवाल पूछे जाएंगे। पत्रकारिता एक बहुत ही नोबल प्रोफेशन होता है, उसके साथ एक न्याय की मांग जो है उन्हें उसकी एक मर्यादा होती है। उस मर्यादा के अनुकूल प्रश्न पूछने का लोकतंत्र का चौथा स्तंभ होता है मीडिया। सो उसका काम होता है लोगों से प्रश्न पूछना, जहाँ गलत हो रहा है वहाँ पर विरोध करना, लोगों आम जनमानस को उस चीज़ से अवेयर करना, ये सब कार्य होता है। लेकिन इस कार्य को करने के लिए उसको अपनी जो मर्यादा है उस मर्यादा का भी जो है पालन करना चाहिए। यहाँ पर बता दें कि कैमरे में बंद अपाहिज जो एक दिव्यांग है, उस दिव्यांग के साथ किस प्रकार अमानवीय क्रूर जो है प्रश्न पूछे जाते हैं, किस तरह उसके भावनाओं का शोषण किया जाता है, किस तरह उसके प्रश्नों को बार बार अनुचित प्रश्नों को पूछ करके उसके दर्द को और ज़्यादा जो कुरेदा जाता है। और इसका उद्देश्य क्या होता है? इसका उद्देश्य यह होता है कि जो पत्रकार है वह हमें ये बताता है कि हम उस दिव्यांग व्यक्ति की पीड़ा आपको बताते हैं, जनता को रूबरू कराते हैं, लेकिन वास्तविक उद्देश्य जो निहित छिपा हुआ जो निहित पत्रकार का उद्देश्य होता है वह यह है, मीडिया कर्मी का जो उद्देश्य यह है कि कैसे भी करके ओछी पत्रकारिता करके हम अपने जो टीवी चैनल है या न्यूज़ है उस न्यूज़ को किस प्रकार पॉपुलर बनाएं, कैसे लोग उसको चटकारे ले लेकर के मज़े ले लेकर के देखें और सुने।
लगभग सपाट तरीके से बयान करते हुए कवि इस तरह की पीड़ा को दर्शक तक पहुँचाने वाले व्यक्ति की पीड़ा को स्वयं संवेदनशील होने और दूसरे को संवेदनशील बनाने का दावेदार होना चाहिए। जो समाज में जो भी कार्य आप कर रहे हैं उसके प्रति पूरी तरह से निष्ठा होनी चाहिए, ईमानदारी का भाव होना चाहिए, आप उस घटना उस दृश्य के प्रति पूरी तरह से संवेदनशील होने चाहिए, तभी आप किसी की संवेदना को लोगों के सामने वास्तविक रूप से यथार्थ रूप से बता सकते हैं और दूसरों को पर्दे को उभारने का प्रयास करते हैं। तब कारोबारी दबाव के तहत, किसके कारोबारी दबाव के तहत, भैया अगला कर रहा है, अगर हम नहीं करेंगे तो हमारा जो न्यूज़ है वो चैनल है वो उतना टीआरपी नहीं बढ़ पाएगा। सो कारोबारी दबाव के कारण संवेदनहीन होने की ज़रूरत आ पड़ती है। अब हर तरफ ओछी पत्रकारिता हो रही है, ओछा कार्य हो रहा है, सो अगर हम ओछा कार्य नहीं करेंगे तो हमारा माल समाज में नहीं बिकेगा। सो इन सब धारणाओं को ध्यान में रख करके हर व्यक्ति जो है अपना नैतिक पतन करने के लिए तैयार है, लेकिन यह आवश्यक नहीं कि सिर्फ टेलीविज़न माध्यम से जोड़ कर देखा जाए। कहते कि हम तो आपको एक पत्रकारिता के क्षेत्र में हम आपको एक उदाहरण दे रहे हैं, लेकिन आप किसको केवल टीवी और न्यूज़ और पत्रकारिता से जोड़ करके मत रखिए। आप अन्य बहुत से क्षेत्र आप देख सकते हैं, टीवी चैनल देख सकते हैं, आप जो है आप देख सकते हैं कि तरह तरह से जो मिलावटी सामान किस प्रकार दिए जाते हैं, किस प्रकार की पिक्चर बनती हैं, हज़ारों हर फील्ड में आप देखेंगे किस प्रकार लोगों का नैतिक पतन हो रहा है, किस तरह लोग जो है डॉक्टर प्रोफेशन देख सकते हैं, टीचिंग का प्रोफेशन देख सकते हैं, हर फील्ड में आपको ये सारी चीज़ें देखने को मिलती है। तो कहते हैं कि आप केवल इसको, हमने आपको एक एग्जाम्पल के तौर पर पत्रकारिता का विषय बताया, लेकिन आप केवल पत्रकारिता को मत देखिए, इसके अलावा भी बहुत से ऐसे चीज़ देखने को आपको मिलेगा। अपनी व्यंजना की यह कविता हर ऐसे व्यक्ति की ओर इशारा करती है जो दुख, दर्द, यातना, वेदना को बेचना चाहता है। यह जो कविता है, इस कविता के माध्यम से इशारा किया गया है कि जो भी व्यक्ति किसी का दुख, किसी का दर्द, किसी की वेदना को अपने स्वार्थ के लिए, निजी स्वार्थ के लिए बेचना चाहता हो, उसके लिए यह कविता जो है वो लिखी गई है। इस कविता में शारीरिक चुनौती झेलने वाले लोगों के प्रति संवेदनशील नज़रिया अपनाने के लिए प्रेरित करते हुए पाठ के रूप में देखा जा सकता है। इसलिए कवि ने धुर संवेदनहीनता को रेखांकित करने का तरीका अपनाया है और दिखलाया है कि करुणा जगाने का मकसद से शुरू हुआ कार्यक्रम किस प्रकार पूर्ण बन जाता है। आप कविता पढ़ेंगे तो आपके मन में जो भी मानस पटल में जो भी संशय बना वो सारे संशय दूर हो जाएंगे। सो आप इस कविता को पढ़िए और इसमें पढ़ करके इसका आनंद उठाइए। बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में आपको इसका जो कविता का अर्थ है, भावार्थ है, वो आपको समझाएंगे। तो सबसे पहले आप जो कवि है, कवि की जीवनी लिख करके और इनके जीवन से जुड़ी हुई अन्य जो बातें हैं उसको आप जो है ढूंढने का प्रयास करिए और जो है अपना ज्ञानवर्धन करिए।